Hello children. In previous lecture, we discussed about the chapter number 6, Crown Trades and Crafts person. स्टार्ट किया था पिछले टर्म पे आपका चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम यही था। उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, यानी स्टार्टिंग कुछ हेडिंग्स मैंने आपको बताया था, एक दो हेडिंग। आज एक बच्ची ने कमेंट किया है, सर चैप्टर का नाम क्या है। तो स्टार्टिंग जब मैं लेक्चर शुरू करता हूँ तभी मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ, चैप्टर बता देता हूँ कि मैं चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ, अपलोड भी करता हूँ मैं चैप्टर नंबर 6। फिर भी आप पूछते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम यही है, ट्राउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। नगर व्यापारी और शिल्पकार जो शिल्प बनाते हैं, क्राफ्ट्स बनाते हैं, चाहे वो क्राफ्ट्स बर्तनों पे बनाया जाए, पॉट्स पे बनाया जाए, या केव्स पे बनाया जाए, या दीवारों पे बनाया जाए, या मंदिरों पे बनाया जाए, कहीं भी बनाने जो क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, डिस्कस करेंगे उनके बारे में कि किस प्रकार की क्राफ्टिंग होती थी उस समय इंडिया में। फिर भी आप चैप्टर का नाम पूछते हैं कि क्या चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम तो बताया ही जा चुका है आपके स्टार्टिंग में। तो पिछले टर्म पे हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें मैंने स्टार्टिंग आपको पढ़ाया था एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में, कुछ प्रशासनिक केंद्र के बारे में, जहां मैंने दो सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट और तंजावुर के बारे में और उदयपुर के बारे में। मैंने बताया था चोलाज एम्पायर में ये दोनों सिटीज़ कितने इंपॉर्टेंट थे। आगे जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपको टेम्पल टाउन, जिसमें सबसे बड़ा नाम मैंने तंजावुर का ही दिया था। एक टेम्पल टाउन क्या होता है ये भी एक्सप्लेन कर दिया था पूरी तरह। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था वो पिलग्रिमेज के बारे में था, यानी तीर्थ केंद्रों के बारे में, तीर्थ स्थानों के बारे में था, जिसमें मैंने वृंदावन का नाम लिया और सबसे इम्पॉर्टेंट अजमेर का नाम लिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मुइजुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है बहुत इंपॉर्टेंट है ये अजमेर। क्लियर। आज उसी लेक्चर को आगे ले चलते हैं और आपका नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रेड एंड स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे नगर। क्लियर। आज डिस्कस करते हैं छोटे छोटे नगरों के बारे में, ट्रेड एंड स्मॉल टाउन्स। क्लियर। तो आप जानते ही हैं, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पॉपुलेशन भी वैसे ही आगे बढ़ेगी, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से छोटे छोटे कई सारे नगरे बने हैं, कई सारे टाउन्स बनाए गए हैं इंडियाज़ में, हर एक प्लेसेस पे। स्पेशली उन प्लेसेस पे ज़्यादा टाउन्स बने हैं जहाँ आराम से ट्रेडिंग के लिए अच्छा खासा मार्केट मिल जाए, आपका रिवर हो आसपास, इरिगेशन के लिए अच्छा खासा पानी उपलब्ध हो जाए। अधिकतर टाउन्स वहीं इस्टेब्लिश हुए हैं। क्लियर। इसमें बात की गई है कुछ वर्ड्स की। 8वीं सदी की बात है। मंडापिका, मंडापिका क्या होता है, उस समय मंडापिका नाम था, आज जिसे आप मंडी बोलते हैं। एक मार्केट लगता है ना, जैसे आप बोलते हैं फ्रूट्स मार्केट, क्लॉथ्स मार्केट, अलग अलग मार्केट अलग अलग चीज़ का होता था। तो ऐसा अच्छा खासा एक मार्केट लगता था, और मार्केट में फार्मर्स या जो भी क्रॉप्स पर्सन्स हैं, या जो भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कारपेंटर हो या कुम्हार हो, बर्तन बनाने वाला हो, पार्ट्समैन हो, या कोई भी हो, वो आता था अपने सामानों को उसी मंडी में यानी उसी मार्केट में बेचता था, और बेचने के बाद जो उसे पर्याप्त पैसा मिलता था उससे वो अपना लाइफ एक्सपेंड करता था। तो मंडापिका एक वर्ड दिया गया है। ये वर्ड मीन्स होता है मंडी, यानी सिंपल एक मार्केट। दूसरा एक वर्ड यही दिया है गली। गली याद ना, गली गली बहुत सारी गली हैं, तो उस समय इसे हट बोलते थे। होता ना, गलियों में मार्केट लगता है अच्छा खासा, गली में सब्जियों का मार्केट लगता है, ये वो, तो उसे हट बोलते थे। क्लियर। तो अच्छा खासा मार्केट लगता था वहाँ पे। तो मार्केट में जो सबसे अमीर इंसान होता था, जो कभी एंशियंट में सामंत हुआ करता था, एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग सामंत पढ़े होंगे मुझे लग रहा है। सामंत कौन होता है, वो इंसान जिसे किंग एक विशेष अधिकार देकर किसी क्षेत्र का राजा बना दे। क्लियर। बस आप अपनी सेना भी रखिए, राजा को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो काम हमेशा याद रखना। कोई पूछेगा कौन हो, तो कहना मैं राजा इसके यहाँ का सामंत हूँ। क्लियर। दूसरा, जो भी टैक्स कलेक्ट करना उसका 50% टैक्स मेरे पास जरूर भेजना। ये दोनों काम आपको करना होगा, वही सामंत होता है। तो सामंत धनाढ्य इंसान होते थे, धनी इंसान जो सबसे ज्यादा अमीर होते थे। क्लियर। तो ये क्या करते थे, उस मार्केट के आसपास अपना एक महल बनाते थे, और मार्केट में अपना इफेक्ट डालते थे। मार्केट में जो भी यहाँ बेचा जाएगा या जो भी खरीदा जाएगा या कहीं जो ट्रेडिंग की जाएगी, उनका कुछ परसेंट टैक्स इन्हीं सामंतों को दिया जाता था। क्लियर। क्योंकि वो जो लैंड है वो इन्हीं सामंतों के हुआ करते थे। आप उनके लैंड पे मार्केटिंग कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा खासा टैक्स आपको देना होगा। तो एक अच्छा खासा महल बनवाते थे और उसका किलेबंदी करवा देते थे, फोर्ट बनवा के उसको किलेबंद करवा देते थे, और इस मार्केट से अच्छा खासा वो टैक्स उठाते थे। क्लियर। ये यही बताया गया है, कुछ सामंतों के बारे में बताए गए हैं, आपके कुछ वर्ड्स बताए गए हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका टैक्स ऑन
मार्केट मार्केट में टैक्स कैस पे लगता था, तो हर एक चीज़ पे टैक्स लगता था, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो साल्ट हो, चाहे वो नारियल कोकोनट हो, हर एक प्रकार के खाद्य पदार्थ यानी जितने भी फ्रूट ग्रेन्स हैं इनके साथ साथ जो आपका ट्रेड बिजनेस ट्रेड टाइप के जो थिंग्स हैं उन दोनों पर टैक्स लगाए जाते थे। जैसे जैसे सामान का रेट होता, मतलब जिस सामान का रेट ज़्यादा होता उस पे ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे, और जिस सामान का रेट उस समय मार्केट में कम होता उसमें टैक्स की संख्या टैक्स कम कर दिए जाते। हर एक चीज़ पे टैक्स लगाए गए हैं। इसमें दिया गया है काफ़ी कुछ आपका दिया गया है इसमें। इतना ही नहीं, केवल साल्ट, शुगर, कोकोनट इसी पर ही नहीं बल्कि अच्छे खासे जो क्लॉथ्स होते थे, अच्छे खासे जो यहाँ कुम्हार बर्तन पॉट्स बनाते थे, जो कारपेंटर काम करते थे, इन सब को अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता था उस सामंत को। और टैक्स पैसे के रूप में नहीं देना पड़ता था। टैक्स कैसे देना पड़ता था? जो सामान आप बना रहे हैं, अब कारपेंटर जैसे लकड़ी का कोई सामान बना रहा है तो उसे लकड़ी से संबंधित कोई वस्तु ही देना पड़ता था सामंतों को। क्लियर? अगर आप ग्रेन्स वाले हैं, अनाज वाले हैं, तो आपको अपने अनाज का कुछ हिस्सा उस सामंत को देता था। पैसे नहीं चलते थे पहले, एंशियंट के पहले पैसे होते ही नहीं थे। सॉरी, हड़प्पा से पहले पैसे होते ही नहीं थे। हड़प्पा में कुछ मुहर देखने को मिले थे, और वो मोहर जो सीलखड़ी होता है ना, चाक जिसको आप बोलते हैं, वो लंबा वाला चाक, उसके और हाथी दांत के बने सिक्के प्रयोग में लाए गए हैं। कुछ मोहर है, कुछ क्वाइंस है, तो वो सेलखड़ी और हाथी दांत के बने होते थे। उससे पहले सिक्कों का वैल्यू ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, कहीं साक्ष्य, कोई प्रूफ ही नहीं मिला है सिक्कों का। ये सिक्कों का साक्ष्य ही नहीं मिला है। तो पहले क्या होता था, अनाजों का ट्रेड होता था। भैया टैक्स मुझे दीजिए, तो वही राइस, मैं राइस का प्रोडक्शन करने वाला हूँ, मार्केट में राइस जाके बेचा तो मैं राइस का कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा सामंत को दिया करूंगा। तो बस थिंग्स और फूड ग्रेन्स के रूप में टैक्सों का पेमेंट किया जाता था। क्लियर? तो दो टॉपिक आपने देखा, पहले तो स्मॉल टाउन्स डिस्कस किया, और सेकंड पॉइंट आपने टैक्स डिस्कस किया। मार्केट पे किस पर टैक्स लगता था, तो हर एक पदार्थ पे लगता था, चाहे वो कोई फूड ग्रेन हो या फिर किसी प्रकार का कोई थिंग्स हो। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं स्मॉल एंड लार्जर ट्रेडर्स। ठीक, छोटे और बड़े व्यापारी। ठीक है, तो बड़े बड़े व्यापारी यहाँ बहुत देखने को मिले हैं, बहुत बड़े व्यापारी देखने को मिले हैं। स्पेशली जो घोड़ों का ट्रेड करते थे, हॉर्सेस का, वो बड़े व्यापारी हुआ करते थे। जो अच्छा खासा आपका बंजारे होते थे ना, ये बंजारे जो बंजारास बोलते हैं, बहुत बड़े ट्रेडर थे पहले, ये बहुत ट्रेडिंग करते थे। घोड़े ओड़े इन सब का सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यही करते थे। इतना ही नहीं, इन जो जितने भी अमीर ट्रेडर्स थे, जैसे घोड़ों का एक वो हो गया, मार्केट हो गया, तो उन सब के मार्केट में एक जो सबसे बड़ा अमीर होता था ट्रेडर्स में, जो व्यापारियों में, उन्हीं को मुखिया बनाते थे। ठीक, वो मुखिया क्या करता था, वो डिसाइड करता था कि भैया इतने घोड़े इस मार्केट में बिकेंगे, तो उन घोड़े पर कितना टैक्स हमें सामंत को देना होगा, वो डिसाइड करता था सभी लोगों से मिलकर। फिर जाके उस सामंत से वार्ता करता था और बोलता था, ऐसा भैया घोड़ों के व्यापारी ने डिसाइड किया है कि हमारा प्रॉफिट 100 रुपये हो रहा है, हम आपके केवल 5 ही रुपया दे सकते हैं। सामंत कहता ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सामंत कहता नहीं भैया थोड़ा और बढ़ा देते तो अच्छा रहता, तो मुखिया आकर उस अपने सारे ट्रेडर से बात करता, और जिस प्रकार, मतलब एक तरह का मीडिएटर है सामंतों और ट्रेडर्स के बीच में, यह है एक मुखिया। घोड़ों का हो गया, वस्त्रों का हो गया, बंजारी जो करते थे वो, ये सब बड़े बड़े ट्रेडर थे उसमें। इतना ही नहीं, साउथ इंडिया में कुछ बड़े बड़े ट्रेडर्स के नाम देखने को मिले हैं। साउथ इंडिया में बड़े बड़े ट्रेडर्स रहे हैं। एक ग्रुप बना था मणिग्रामम, समूह था, बहुत बड़ा समूह था। एक ग्रुप बना है नाना देसी, बड़े प्रसिद्ध थे साउथ इंडिया में। ये दोनों बड़े व्यापारिक समूह थे। अब जैसे कोई डायमंड का ट्रेडर्स है, तो इनका एक ग्रुप बन जाता था, अपना एक मुखिया। कोई घोड़े का ट्रेडर है तो उनका एक ग्रुप बन जाता था, उनका एक मुखिया। कोई पॉट्स का है तो उनका एक मुखिया बन जाता था। ऐसे ऐसे मुखिया बना दिए जाते थे। उनको मुखिया बनाया जाता था जो पावरफुल है, थोड़ा नॉलेजेबल है और थोड़े अमीर है। क्लियर? ऐसे ही कुछ और बात की गई है। चेट्टियार की बात की गई है। साउथ इंडिया में मारवाड़ी की बात की गई। मारवाड़ी तो आज भी सुनते हैं आप ना, ये वही मारवाड़ी है जी। एंशियंट में बहुत बड़े ट्रेडर थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, वही मारवाड़ी आज भी हैं। तो आज भी देखिए, मैक्सिमम जितने भी मारवाड़ी आप पाएंगे वो मैक्सिमम रिच ही हैं। क्लियर? तो ये शुरू के ही ट्रेडर्स, शुरू के ही एक ट्रेडर ग्रुप रहा है जो स्टार्टिंग में सबसे प्रसिद्ध हुआ करते थे। नाम याद रखना, कुछ होता था मणिग्रामम, नानदेशी, चेट्टियार और मारवाड़ी।
क्लियर। इतना ही नहीं, ये केवल आपके भारत में ही ट्रेडिंग नहीं करवाते थे, ये आपके फॉरेन में भी ट्रेडिंग करवाते थे। क्लियर। जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ, ग्रेन्स, अनाज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो पता चला अफ्रीका में भैया अनाज की कमी है, वहाँ ज़्यादा अनाज नहीं पैदा किया जाता, तो हम लोग क्या करते थे, अपने चावल को अफ्रीका में भेजते थे। सर भेजते थे कैसे, उसमें तो गाड़ी थी नहीं, तो शिप के जरिए, नाव के जरिए, इसीलिए पोर्ट की जरूरत पड़ी। मैंने आपको डिस्कस किया था कभी लोथल वाला पोर्ट, क्लियर, आगे डिस्कस करूंगा। तो नाव से ये भेजते थे, यहाँ से हमने चावल अच्छा खासा लाद के भेज दिया, बदले में आपको पता है अफ्रीका से हम क्या लाते थे, सोना लाते थे, हाथी लाते थे, हाथी के सॉरी सोना लाते थे, हाथी के दांत लाते थे। ऐसे बहुत सारे सामान जिनकी हमें जरूरत थी हम बाहर से लाते, और उन्हें जो जरूरत होती वो इंडिया से आकर ले जाते थे। क्लियर। ऐसे ही तमाम प्रकार के पोर्ट देखने को मिले, ऐसे तमाम प्रकार के ट्रेडर्स देखने को मिले। आपका डिस्कस किया गया है वेस्टर्न पोर्ट पर, पश्चिमी तट पर अरबी, फारसी, चीनी, सभी प्रकार के ट्रेडर स्टैब्लिश थे जो इंडिया में हमेशा ट्रेडिंग करते आ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे इंडिया का जो एरिया है, ये एरा जो है वो शीतोष्ण है, ट्रॉपिकल एरा है, और ट्रॉपिकल एरा में अनाज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसीलिए वो अपने सामान यहाँ पे ला के बेचते थे और यहाँ से अच्छा खासा अनाज अपने शिप्स में लेकर जाते थे। ठीक। ऐसे ही बात की गई है आपके एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल एरा है जो हमारे भारत का है। तो यहाँ ट्रॉपिकल एरा में मसाले, जो साउथ इंडिया के क्षेत्र है ना, मसाले बहुत प्रोड्यूस होते हैं, बहुत मसाले। चाहे वो बात किया जाए इलायची की बात की जाए, चाहे काली मिर्च की बात की जाए, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन साउथ इंडिया में होता था। और आपको पता होना चाहिए इन मसालों की बहुत डिमांड थी, बहुत डिमांड थी दूसरे देशों में। आपको पता होना चाहिए ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए थे ना, तो उन्होंने मसालों के ट्रेड को ही देखने के लिए भारत में आए थे। पुर्तगाल जो सबसे पहले आया भारत में, वो मसालों की वजह से ही भारत में आया था। बहुत ज़्यादा डिमांड थी यहाँ के मसालों की। क्यों? क्योंकि मसालों से मीट बड़े अच्छे होते थे, और कहा जाता है यूरोप में उस समय मीट सबसे ज़्यादा प्रचलन में था, और मीट में ये मसाले पड़ते थे तो बहुत स्वाद आता था। वास्को डिगामा जब भारत में, नाम सुनेंगे वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा जब भारत में आया और जब यहाँ भारत में आके मसाले यहाँ से ले गया, तो कहा जाता है उन मसालों को जितने में वो भारत में खरीदा था ना, उससे 60 टाइम मोर देन, 60 गुना अधिक दाम पे उसको बेचा था। अब सोचो मसालों की कितनी डिमांड रही होगी यूरोपियन कंट्री में। क्लियर। तो वही बात किया गया है कि उस ट्रॉपिकल एरा होने की वजह से हमारे यहाँ मसाले सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में मसाले अधिक प्रोड्यूस होने की वजह से जो अन्य देश थे उनका साउथ इंडिया से बड़ा अच्छा ट्रेडिंग होता था। क्लियर। आपका एक कॉलम बनाया गया है, और कॉलम में बताया गया है काबुल के बारे में। काबुल आप जानते हैं अफगानिस्तान का एरा है काबुल। काबुल कैसा है, पहाड़ी और बड़ा बड़ा वो पहाड़ी एरा है, पहाड़ी एरा है। काबुल बड़ा अच्छा क्षेत्र भी है, बड़ा अच्छा खेती होती भी होती है यहाँ पे। यहाँ खेती होती है अच्छा खासा। आपके मेवा, खजूर वगैरह की, खजूर जो काजू बादाम होते हैं, इन सब की बड़ी खेती होती थी। इस वजह से हमारा रिलेशन जो है वो काबुल से भी बनाना पड़ा, काबुल से भी हम अच्छा खासा ट्रेडिंग करते थे। यही बात की गई है एक और क्षेत्र कंधार की। तो आपको पता होना चाहिए कंधार वो क्षेत्र है जो आपके सिल्क रोड से जुड़ा है, रेशम मार्ग से जुड़ा है। इसलिए सेंट्रल एशिया का ये अफगानिस्तान जो क्षेत्र है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान पहले अपना ही था, आधा बॉर्डर अपना ही था, तो बड़ा अच्छा ट्रेडिंग वहाँ पे होता था। इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, बहुत ज़्यादा। यूरोप के अन्य देशों में भी इसकी बड़ी डिमांड थी, और वो अच्छा खासा ट्रेडिंग करते थे। हमारे जो उधर के पार्ट हैं, आपके पूरे पूरे वेस्टर्न पार्ट है, साउथ इंडिया के जो पार्ट है, बड़ी अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पे होती थी। क्लियर। तो ये कुछ बात की गई है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं आपका डिस्कस कर चुका हूँ स्मॉल टाउन के बारे में, जहाँ मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए और साथ ही सामंतों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट मैंने टैक्स ऑन मार्केट बताया, किस प्रकार टैक्स लगाए जाते थे मार्केट में, वहाँ मैंने कुछ थिंग्स के बारे में डिस्कस किया। स्मॉल एंड लार्ज ट्रेडर्स के बारे में बात किया, जिसमें मैंने कई व्यापारी समूह आपको बताया, जिसमें आपका चेट्टियार, मारवाड़ी, मणिग्राम, अमना, नदेशी, इस प्रकार के नामों को मैंने डिस्कस किया। ट्रॉपिकल एरा होने की वजह से इंडिया कितना ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट था, ये मैंने पॉइंट आपको डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्कस करते हैं क्रॉप्स इन टाउन्स, नगरों में सिल्क, क्रॉप्स इन टाउन। तो आपको पता होना चाहिए जो टाउन्स हैं उसमें क्रॉपिंग तो होगी ही होगी, क्योंकि बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन होते थे। वो क्या करते थे,
तांबा, ब्रॉन्ज और सिल्वर के, डायमंड के, सॉरी, इन सब के बड़े अच्छे अच्छे क्रॉप्स बनाते थे, बड़े अच्छे अच्छे एकदम सजाते थे अपने बर्तन को, बनाए पॉट्स इतने अच्छे से उस पर क्राफ्टिंग करते थे कि जब वो मार्केट में लाते तो वो डायरेक्ट बिक जाता था। क्लियर। बीदर एक एग्जांपल दिया है। बीदर एक ऐसा एरा है साउथ इंडिया का जहाँ सबसे ज़्यादा क्राफ्टिंग प्रसिद्ध था। बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए। बीदर साउथ इंडिया का क्षेत्र है, महाराष्ट्र के आसपास का। तो बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ क्राफ्टिंग देखने को मिलती थी। और बीदर तो फेमस हो गया था क्राफ्टिंग पॉट्स के लिए। क्लियर। तो बड़े अच्छे अच्छे यहाँ कई सारे गोल्ड बनाने वाले, कई सारे यहाँ पे बर्तन बनाने वाले, लोहार वगैरह, यहाँ बहुत लोग यहाँ पे आते थे और अच्छा खासा क्राफ्टिंग के द्वारा अपने पॉट्स या जो भी सामान बनाते थे उसको बना के यहाँ अच्छा खासा बेचते थे। और इसी वजह से ये काफ़ी फेमस हो गया था ये आपका बीदर। ऐसी कुछ बात की गई है सालियार की। तो सालियार में जो थे वो क्रॉप्स पर्सन बड़े फेमस थे। जैसे बीदर फेमस था वैसे ही आपका सालियार डिस्कस किया। सालियार फेमस है। तो दो क्षेत्र याद रखना, बीदर और सालियार किस लिए फेमस है? केवल और केवल क्राफ्टिंग के लिए। क्राफ्टिंग कैसे? पॉट्स पे की जाती थी हर एक क्षेत्र पे की। वो क्या नाम है, रेशम के जो क्लॉथ्स बनाए जाते थे सिल्क के, उस पर अच्छी खासी डिजाइन क्राफ्टिंग की जाती थी, हाथों हाथ बिकते थे। तो इन क्राफ्टिंग की वजह से ये दो एरा का नाम एंशियंट हिस्ट्री में लिया जाता है। आपका चैप्टर मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ, सॉरी, आपका आज का लेक्चर मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसके आगे कुछ और पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर थोड़ा डेंजरस है मैं जानता हूँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा टॉपिक आप जानिए, उसको समझिए, थोड़ी अपनी थिंकिंग लगाइए, थोड़ा अपने वर्ड्स उसमें ऐड कीजिए, तो आपका आंसर बड़ा अच्छा बनेगा। आज मैंने डिस्कस किया कुछ पॉइंट के बारे में, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपके पास सेंड कर रहा हूँ। आप उसको बताइए आपने क्या समझा है। आपके आंसर को देख के पता चल जाएगा कि आप चैप्टर को समझ रहे हैं कि नहीं। किसी को तो ये भी समझ में नहीं रहा कि चैप्टर का नाम क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम इतनी बार बता चुका हूँ। टाउन्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, सिंपल वही चैप्टर का नाम है, बात ही खत्म। क्लियर है? तो आप ये पॉइंट सब याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस, सॉरी, आपके वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास सेंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर भेजिए। आपका रिस्पांस देख के, आपका आंसर देख के नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं स्टार्ट करूँगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।